लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है। महाराज सुरेंद्र सिंह अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए जीत सिंह से धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं, जो चारपाई के नीचे उनके पास ही बैठे हैं। केवल जीत सिंह ही नहीं, बल्कि उनके पास वे दोनों नकाबपोश भी बैठे हुए हैं, जो रोज दरबार में आकर लोगों को ताज्जुब में डाला करते हैं और जिनका नाम राम सिंह और लक्ष्मण सिंह है। हम नहीं कह सकते कि ये लोग कब से इस कमरे में बैठे हैं या इसके पहले इन लोगों में क्या क्या बातें हो चुकी हैं, मगर इस समय तो ये सब लोग कई ऐसे मामलों पर बातचीत कर रहे हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी समझा जाता है। बात करते करते एक दफे कुछ रुककर महाराज सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह से कहा, इस राय में गोपाल सिंह का भी शरीक होना उचित जान पड़ता है। किसी को भेजकर उन्हें बुलाना चाहिए। जो आज्ञा कहकर जीत सिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर राजा गोपाल सिंह को बुलाने के लिए चौबदार को हुक्म देने के बाद पुनः अपने ठिकाने बैठकर बातचीत करने लगे। जीत सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि भूतनाथ आदमी चालाक और पूरे दर्जे का अय्यार है, मगर उसके दुश्मन लोग उस पर बेतरह टूट पड़े हैं और चाहते हैं कि जिस तरह बने उसे बर्बाद कर दे, और इसीलिए उसके पुराने ऐबों को उधेड़ कर तरह तरह की तकलीफ दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह, ठीक है, मगर हमारे साथ भूतनाथ ने सिवाय एक दफे चोरी करने के और कौन सी बुराई की है जिसके लिए उसे हम सजा दें या बुरा कहें? जीत सिंह, कुछ भी नहीं, और वो चोरी भी उसने किसी बुरी नीयत से नहीं की थी। इस विषय में नानक ने जो कुछ कहा था महाराज सुन ही चुके हैं। सुरेंद्र सिंह, हाँ, मुझे याद है, और उसने हम लोगों पर एहसान भी बहुत किए हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसी की बदौलत कमलिनी, किशोरी, लक्ष्मी देवी और इंदिरा वगैरह की जानें बची और गोपाल सिंह को भी उसकी मदद से बहुत फायदा पहुंचा है। इन्हीं सब बातों को सोच के तो देवी सिंह ने उसे अपना दोस्त बना लिया है, मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ रखना चाहिए कि जब तक भूतनाथ का मामला तय नहीं हो जाएगा तब तक लोग उसके ऐबों को खोद खोद कर निकाला ही करेंगे और तरह तरह की बातें गढ़ते रहेंगे। एक नकाबपोश, सो तो ठीक ही है, मगर सच पूछिए तो भूतनाथ का मुकदमा ही कैसा और मामला ही क्या। मुकदमा तो असल में नकली बलभद्र सिंह का है, जिसने इतना बड़ा कसूर करने पर भी भूतनाथ पर इल्जाम लगाया है। उस पीतल वाली संदूकड़ी से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं। हाँ, बाकी रह गया चिट्ठी वाला मुट्ठा, जिसके पढ़ने से भूतनाथ लक्ष्मी देवी का कसूरवार मालूम होता है। सो उसका जवाब भूतनाथ काफी तौर पर दे देगा और साबित कर देगा कि वे चिट्ठियां उसके हाथ की लिखी हुई होने पर भी वो कसूरवार नहीं है और वास्तव में वो बलभद्र सिंह का दोस्त है, दुश्मन नहीं। सुरेंद्र सिंह लंबी सांस लेकर, उफ़, इस थोड़े से जमाने में कैसे कैसे उलटफेर हो गए। बेचारे गोपाल सिंह के साथ कैसी कैसी धोखेबाजी की गई। इन बातों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो मारे क्रोध के बुरा हाल हो जाता है। जीत सिंह, ठीक है, अब इन बातों पर क्रोध करने की जगह नहीं रही, क्योंकि जो कुछ होना था हो गया। ईश्वर की कृपा से गोपाल सिंह भी मौत की तकलीफ उठाकर बच गए और अब हर तरह से प्रसन्न हैं। इसके अतिरिक्त उनके दुश्मन लोग भी गिरफ्तार होकर अपने पंजे में आए हुए हैं। सुरेंद्र सिंह, बेशक ऐसा ही है, मगर हमें कोई ऐसी सजा नहीं सूझती जो उनके दुश्मनों को देकर कलेजा ठंडा किया जाए और समझा जाए कि अब गोपाल सिंह के साथ बुराई करने का बदला ले लिया गया। महाराज सुरेंद्र सिंह इतना कह ही रहे थे कि राजा गोपाल सिंह कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि उनका डेरा इस कमरे से बहुत दूर न था। राजा गोपाल सिंह सलाम करके पलंग के पास बैठ गए और इसके बाद दोनों नकाबपोशों से भी साहब सलामत करके मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग कब से बैठे हैं? एक नकाबपोश, हम लोगों को आए बहुत देर हो गई। सुरेंद्र सिंह, ये बेचारे कई घंटे से बैठे हुए हमारी तबीयत बहला रहे हैं और कई जरूरी बातों पर विचार कर रहे हैं। गोपाल सिंह, वे कौन सी जरूरी बातें हैं? सुरेंद्र सिंह, यही लड़कों की शादी, भूतनाथ का फैसला, कैदियों का मुकदमा, कमलनी और लाडली के साथ उचित बर्ताव इत्यादि विषयों पर बातचीत हो रही है, और सोच रहे हैं कि किस तरह क्या किया जाए तथा पहले क्या काम हो। गोपाल सिंह, इस समय मैं भी इसी उलझन में पड़ा हुआ हूं।
मैं सोया नहीं था, बल्कि जागता हुआ इन्हीं बातों को सोच रहा था कि आपका संदेशा पहुंच गया और तुरंत उठकर इस तरफ चला आया, नकाबपोशों की तरफ बताकर। आप लोग तो अब हमारे घर के व्यक्ति हो रहे हैं, अतः ऐसे विचारों में आप लोगों को शरीक होना ही चाहिए। सुरेंद्र सिंह। जीत सिंह कहते हैं कि कैदियों का मुकदमा होने और उनको सजा देने के पहले ही दोनों लड़कों की शादी हो जानी चाहिए, जिसमें कैदी लोग भी इस उत्सव को देखकर अपना जी जला लें और समझ लें कि उनकी बेईमानी, हरामजदगी और दुश्मनी का नतीजा क्या निकला। साथ ही इसके एक बात का फायदा और भी होगा, अर्थात कैदियों के पक्षपाती लोग भी, जो ताज्जुब नहीं कि इस समय भी कहीं इधर उधर छिपे मन के लड्डू बना रहे हो, समझ जाएंगे कि अब उन्हें दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और न ऐसा करने से कोई फायदा ही है। गोपाल सिंह। ठीक है, जब तक दोनों कुमारों की शादी न हो जाएगी तब तक तरह तरह के खुटके बने ही रहेंगे। शादी हो जाने के बाद मेहमानों के सामने ही कैदियों को जहन्नुम में पहुंचाकर दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि बुरे कर्मों का नतीजा ये होता है। सुरेंद्र सिंह। खैर, तो आपकी भी यही राय होती है? गोपाल सिंह। बेशक। सुरेंद्र सिंह जीत सिंह की तरफ देखकर। तो अब हमें और किसी से राय मिलाने की जरूरत नहीं रही। आप हर तरह का बंदोबस्त शुरू कर दें और जहां जहां न्योता भेजना हो भिजवा दें। जीत सिंह। जो आज्ञा। अच्छा, अब भूतनाथ के विषय में कुछ तय हो जाना चाहिए। गोपाल सिंह। हम लोगों में से कौन सा आदमी ऐसा है जो भूतनाथ के एहसानों के बोझ से दबा हुआ ना हो? बाकी रही ये बात कि जयपाल ने भूतनाथ के हाथ की चिट्ठियां कमलिनी और लक्ष्मी देवी को दिखाकर भूतनाथ को दोषी ठहराया है, सो वास्तव में भूतनाथ दोषी नहीं है और इस बात का सबूत भी वो दे देगा। सुरेंद्र सिंह। हाँ, तुमको तो इन सब बातों का सच्चा हाल जरूर ही मालूम होगा, क्योंकि तुम्ही ने कृष्ण जिन्न बनकर उसकी सहायता की थी। अगर वास्तव में वो दोषी होता तो तुम ऐसा करते ही क्यों? गोपाल सिंह। बेशक यही बात है। इंदिरा का किस्सा आपको मालूम ही है, क्योंकि मैंने आपको लिख भेजा था और आशा है कि आपको वे बातें याद होंगी। सुरेंद्र सिंह। हाँ, मुझे बखूबी याद है। बेशक उस जमाने में भूतनाथ ने तुम लोगों की बड़ी सहायता की थी, बल्कि इसी सबब से उसमें और दारोगा में दुश्मनी हो गई थी। अतः कब हो सकता है कि भूतनाथ लक्ष्मी देवी के साथ दगा करता, जो कि दारोगा से दोस्ती और बलभद्र सिंह से दुश्मनी किए बिना हो ही नहीं सकता था। लेकिन आखिर ये बात क्या है? वे चिट्ठियां भूतनाथ की लिखी हैं या नहीं? फिर इस जगह एक बात का और भी ख्याल होता है, वो ये कि उस मुट्ठी में दोनों तरफ की चिट्ठियां मिली हुई हैं, अर्थात जो रघुवर सिंह ने भेजी वे भी हैं और जो रघुवर सिंह के नाम आई थी वे भी हैं। गोपाल सिंह। जी हाँ, और ये बात भी बहुत से शकों को दूर करती है। असल ये है कि वे सब चिट्ठियां भूतनाथ के हाथ की नकल की हुई हैं। वो रघुबर सिंह, जो दारोगा का दोस्त था और जमानिया में रहता था, उसी की ये सब कार्रवाई है और ये सब विष उसी के बोए हुए हैं। वो बहुत जगह इशारे के तौर पर अपना नाम भूतनाथ लिखा करता था। आपने इंदिरा के हाल में पढ़ा होगा कि भूतनाथ बैनी सिंह बनकर बहुत दिनों तक रघुबर सिंह के यहाँ रह चुका है और उन दिनों यही भूतनाथ हेला सिंह के यहाँ रघुबर सिंह का खत लेकर आया जाया करता था। सुरेंद्र सिंह। ठीक है, मुझे याद है। गोपाल सिंह। बस ये सब चिट्ठियां उन्हीं चिट्ठियों की नकलें हैं। भूतनाथ ने मौके पर दुश्मनों को कायल करने के लिए उन चिट्ठियों की नकल कर ली थी और कुछ उनके घर से भी चुराई थी। बस भूतनाथ की गलती या बेईमानी जो कुछ समझिए यही हुई कि उस समय कुछ नगदी फायदे के लिए उसने इस मामले को दबाए रखा और उसी वक्त मुझ पर प्रकट न कर दिया। रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देना और कलमदान के भेद को छिपा रखना भी भूतनाथ के ऊपर धब्बा लगाता है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुझे ये बुरा दिन देखना नसीब न होता और इन्हीं भूलों पर आज भूतनाथ पछताता और अफसोस करता है। मगर आखिर में भूतनाथ ने इन बातों का बदला भी ऐसा अदा किया कि वे सब कसूर माफ कर देने के लायक हो गए। सुरेंद्र सिंह। उस कलमदान में क्या चीज थी? गोपाल सिंह। उस कलमदान को दारोगा की गुप्त सभा का दफ्तर ही समझिए। सब सभासदों के नाम और सभा के मुख्य भेद उसी में बंद रहते थे। इसके अतिरिक्त दामोदर सिंह ने जो वसीयतनामा इंदिरा के नाम लिखा था वो भी उसी में बंद था। सुरेंद्र सिंह। ठीक है, ठीक है। इंदिरा के किस्से में ये बात भी तुमने लिखी थी, हमें याद आया।
मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि उन दिनों लालच में पड़कर भूतनाथ ने बहुत बुरा किया और उसी सबब से तुम लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। एक नकाबपोश। शायद भूतनाथ को इस बात की खबर न थी कि इस लालच का नतीजा कहां तक बुरा निकलेगा। सुरेंद्र सिंह। जो हो, मगर उस समय की बातों पर ध्यान देने से ये भी कहना पड़ता है कि उन दिनों भूतनाथ एक हाथ से भलाई के नाम कर रहा था और दूसरे हाथ से बुराई के। गोपाल सिंह। ठीक है, बेशक ऐसी ही बात थी। सुरेंद्र सिंह जीत सिंह की तरफ देख के। भूतनाथ और इंद्रदेव को भी इसी समय यहां बुलाकर इस मामले को तय कर देना चाहिए। जो आज्ञा कहकर जीत सिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर चौबदार को हुक्म देने के बाद लौट आए। इसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर गोपाल सिंह ने कहा, अपने ख्याल में तो भूतनाथ ने कोई बुराई नहीं की थी, क्योंकि 20,000 अशरफी दारोगा से वसूल करके उसे छोड़ देने पर भी उसने एक इकरारनामा लिखा लिया था कि वो यानी दारोगा ऐसे किसी काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इंद्रदेव, सरयू, इंदिरा और मुझको किसी तरह का नुकसान पहुंचे। देखिए इंदिरा का किस्सा, चंद्रकांता संतति, 15वां भाग, पहला बयान। मगर दारोगा फिर भी बेईमानी कर ही गया और भूतनाथ इकरारनामे के भरोसे बैठा रह गया। इससे ख्याल होता है कि शायद भूतनाथ को भी इन मामलों की ठीक खबर न हो, अर्थात मुंदर का हाल मालूम न हुआ हो और वो लक्ष्मी देवी के बारे में धोखा खा गया हो, तो भी ताज्जुब नहीं। सुरेंद्र सिंह। हो सकता है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद, मगर ये तो बताओ कि इन सब मामलों की खबर तुम्हें कब और क्यों कर लगी। गोपाल सिंह। इन सब बातों का पता मुझे भूतनाथ के गुरु भाई शेर सिंह की जुबानी लगा, जो भूतनाथ को भाई की तरह प्यार करता है, मगर उसकी इन सब लालच भरी कार्रवाइयों के बुरे नतीजे को सोच और उसे पूरा कसूरवार समझकर उससे डरता और नफरत करता है। जिन दिनों रोहतास गढ़ का राजा दिग्विजय सिंह किशोरी को अपने किले में ले गया था और इस सबब से शेर सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उन दिनों भूतनाथ छिपा छिपा फिरता था। मगर जब शेर सिंह ने उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर डेरा डाला, देखिए चंद्रकांता संतति, 3रा भाग, 13वां बयान, और छिपे छिपे कमला और कमलिनी की मदद करने लगा, तो उन्हीं दिनों उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर भूतनाथ ने शेर सिंह से एक तौर पर बहुत दिनों तक गायब रहने के बाद नई मुलाकात की। मगर धर्मात्मा शेर सिंह को ये बात बहुत बुरी मालूम हुई। गोपाल सिंह इतना कह ही रहे थे कि भूतनाथ और इंद्रदेव कमरे के अंदर आ पहुंचे और सलाम करके आज्ञा अनुसार जीत सिंह के पास बैठ गए। जीत सिंह भूतनाथ और इंद्रदेव से, आप लोग बहुत जल्द आ गए। इंद्रदेव। हम दोनों इसी जगह बरामदे के नीचे बाग में टहल रहे थे, इसलिए चौबदार नीचे उतरने के साथ ही हम लोगों से जा मिला। जीत सिंह। खैर। गोपाल सिंह से, हाँ तब। गोपाल सिंह। अपनी नेकनामी में धब्बा लगने और बदनाम होने के डर से भूतनाथ की सूरत देखना भी शेर सिंह पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका तो यही बयान है कि मुझे भूतनाथ से मिलने की आशा ही न थी और मैं समझे हुए था कि अपने दोषों से लज्जित होकर भूतनाथ ने जान दे दी। मगर जिस दिन उसने उस तहखाने में भूतनाथ की सूरत देखी तो कांप उठा। उसने भूतनाथ की बहुत लानत मलामत करने के बाद कहा कि अब तुम हम लोगों को अपना मुंह मत दिखाओ और हमारी जान और आबरू पर दया करके किसी दूसरे देश में चले जाओ। मगर भूतनाथ ने इस बात को मंजूर न किया और ये कहकर अपने भाई से विदा हुआ कि चुपचाप बैठे देखते रहो कि मैं किस तरह अपने पुराने परिचितों में प्रकट होकर खास राजा वीरेंद्र सिंह का अय्यार बनता हूं। बस इसके बाद भूतनाथ कमलनी से जा मिला और जी जान से उसकी मदद करने लगा। मगर शेर सिंह को यह बात पसंद न आई। यद्यपि कुछ दिनों तक शेर सिंह ने कमलनी तथा हम लोगों का साथ दिया, मगर डरते डरते आखिर एक दिन शेर सिंह ने एकांत में मुझसे मुलाकात की और अपने दिल का हाल तथा मेरे विषय में जो कुछ जानता था कहने के बाद बोला, ये सब हाल तो मुझे अपने भाई भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ और कुछ रोहतास गढ़ को इस्तीफा देने के बाद तहकीकात करने से मालूम हुआ, मगर इस बात की खबर हम दोनों भाइयों में से किसी को भी न थी कि आपको माया रानी ने कैद कर रखा है। खैर, अब ईश्वर की कृपा से आप छूट गए हैं, इसलिए आपके संबंध में जो कुछ मुझे मालूम है आपसे कह दिया, जिसमें आप दुश्मनों से अच्छी तरह बदला ले सकें। अब मैं आगे अपना मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा भाई भूतनाथ, जिसे मैं मरा हुआ समझता था, प्रकट हो गया और न मालूम क्या क्या किया चाहता है। कहीं ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। अतः अब मैं जहां भागते बनेगा भाग जाऊंगा।
हाँ, अगर भूतनाथ, जो कि बड़ा जिद्दी और उत्साही है, किसी तरह नेकनामी के साथ राजा बीरेंद्र सिंह का अय्यार बन गया तो पुनः प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर शेर सिंह न मालूम कहाँ चला गया। मैंने बहुत कुछ समझाया मगर उसने एक न मानी। कुछ रुककर, यही सबब है कि मुझे इन सब बातों से आगाही हो गई और मैं भूतनाथ के भी बहुत से भेदों को जान गया। जीत सिंह, ठीक है। भूतनाथ की तरफ देख के, भूतनाथ, इस समय तुम्हारा ही मामला पेश है। इस जगह हम जितने भी आदमी हैं, सभी कोई तुमसे हमदर्दी रखते हैं। महाराज भी तुमसे प्रसन्न है। ताज्जुब नहीं कि वो दिन आज ही हो कि तुम्हारे कसूर माफ किए जाएं और तुम महाराज के अय्यार बन जाओ। मगर तुम्हें अपना हाल या जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका जवाब सच सच कहना और देना चाहिए। इस समय तुम्हारा ही किस्सा हो रहा है। भूतनाथ खड़े होकर सलाम करने के बाद, आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी न करूंगा और कोई बात छिपा न रखूंगा। जीत सिंह, तुम्हें यह तो मालूम हो गया कि सरयू और इंदिरा भी यहां आ गई हैं, जो जमानिया के तिलिस्म में फंस गई थी और उन्होंने अपना अनूठा किस्सा बड़े दर्द के साथ बयान किया था। भूतनाथ हाथ जोड़ के, जी हां, मुझ कमबख्त की बदौलत उन्हें उस कैद की तकलीफ भोगनी पड़ी। उन दिनों बदकिस्मती ने मुझे हद से ज्यादा लालची बना दिया था। अगर मैं लालच में पड़कर दारोगा को न छोड़ देता तो ये बात कभी न होती। आपने सुना ही होगा कि उन दिनों हथेली पर जान लेकर मैंने कैसे कैसे काम किए थे, मगर दौलत की लालच ने मेरे सब कामों पर मिट्टी डाल दी। अफसोस, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न हुई कि दारोगा ने अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध सारे काम किए। अगर मुझे खबर लग जाती तो उससे समझ लेता। जीत सिंह, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा भाई शेर सिंह कहाँ है? भूतनाथ, मेरे यहां होने के सबब से ना मालूम वो कहाँ जाकर छिपा बैठा है। उसे विश्वास है कि भूतनाथ, जिसने बड़े बड़े कसूर किए हैं, कभी निर्दोष छूट नहीं सकता। बल्कि ताज्जुब नहीं कि उसके सबब से मुझ पर भी किसी तरह का इल्जाम लगे। हाँ, अगर वो मुझे बेकसूर छूटा हुआ देखेगा या सुनेगा तो तुरंत प्रकट हो जाएगा। जीत सिंह, वो चिट्ठियों वाला मुट्ठा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ है या नहीं? भूतनाथ, जी, वे सब चिट्ठियां हैं तो मेरे ही हाथ की लिखी हुई, मगर वे असल नहीं, बल्कि उन असली चिट्ठियों की नकलें हैं जो कि मैंने जयपाल यानी रघुवर सिंह के यहां से चोरी की थी। असल में इन चिट्ठियों का लिखने वाला मैं नहीं, बल्कि जयपाल है। जीत सिंह, खैर, तो जब तुमने जयपाल के यहां से असल चिट्ठियों की नकल की थी तो तुम्हें उसी समय मालूम हुआ होगा कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह पर क्या आफत आने वाली है। भूतनाथ, क्यों ना मालूम होता, परंतु रुपए की लालच में पड़कर, अर्थात कुछ लेकर, मैंने जयपाल को छोड़ दिया। मगर बलभद्र सिंह से मैंने इस होनहार के बारे में इशारा जरूर कर दिया था। हाँ, जयपाल का नाम नहीं बताया क्योंकि उससे रुपया वसूल कर चुका था। और ये कहना भी मैं भूल ही गया कि रुपए वसूल करने के साथ ही मैंने जयपाल को इस बात की कसम भी खिला दी थी कि अब लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह से किसी तरह की बुराई न करेगा। मगर अफसोस, उसने मेरे साथ दगा करके मुझे धोखे में डाल दिया और वो काम कर गुजरा जो किया चाहता था। इसी तरह मुझे बलभद्र सिंह के बारे में भी धोखा हुआ। दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया और मुझे हर तरह से विश्वास दिला दिया कि बलभद्र सिंह मर गए। लक्ष्मी देवी के बारे में जो कुछ चालाकी दारोगा ने की, उसका भी मुझे कुछ पता न लगा और न मैं कई वर्षों तक लक्ष्मी देवी की सूरत ही देख सका कि पहचान लेता। बहुत दिनों के बाद जब मैंने नकली लक्ष्मी देवी को देखा भी तो मुझे किसी तरह का शक न हुआ, क्योंकि लड़कपन की सूरत और अधेड़पन की सूरत में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जिन दिनों मैंने नकली लक्ष्मी देवी को देखा था उस समय उनकी दोनों बहनें अर्थात श्यामा यानी कमलनी और लाडली भी उसके साथ ही रहती थीं। जब वे ही दोनों उसकी बहन होकर धोखे में पड़ गई तो मेरी कौन गिनती है। बहुत दिनों के बाद जब ये कागज का मुट्ठा मेरे यहां से चोरी हो गया तब मैं घबराया और डरा कि समय पर चोरी गया हुआ वो मुट्ठा मुझको मुजरिम बना देगा। और आखिर ऐसा ही हुआ। दुष्टों ने वही कागजों का मुट्ठा कैद खाने में बलभद्र सिंह को दिखाकर मेरी तरफ से उनका दिल फेर दिया और तमाम दोष मेरे ही सिर पर थोपा। इसके बाद और भी कई वर्ष बीत जाने पर जब राजा गोपाल सिंह के मरने की खबर उड़ी और इस बात में किसी को किसी तरह का शक न रहा, तब धीरे धीरे मुझे दारोगा और जयपाल सिंह की शैतानी का कुछ पता लगा। मगर फिर मैंने जानबूझकर तरह दे दिया और सोचा कि अब उन बातों को खोदने से फायदा ही क्या।
जबकि खुद राजा गोपाल सिंह ही इस दुनिया से उठ गए तो मैं किसके लिए इन बखेड़ों को उठाऊं? हाथ जोड़कर, बेशक यही मेरा कसूर है और इसीलिए मेरा भाई भी रंज है। हाँ, इधर जबकि मैंने देखा कि अब श्रीमान राजा बीरेंद्र सिंह का दौर दौरा है और कमलनी भी उस घर से निकल खड़ी हुई, तब मैंने भी सिर उठाया और अब की दफे नेक नामी के साथ नाम पैदा करने का इरादा कर लिया। इस बीच में मुझ पर बड़ी आफतें आईं। मेरे मालिक रणधीर सिंह भी मुझसे बिगड़ गए और मैं अपना काला मुंह लेकर दुनिया से किनारे हो बैठा तथा अपने को मरा हुआ मशहूर कर दिया। अब कहाँ तक बयान करूं? बात तो ये है कि मैं सिर से पैर तक अपने को कसूरवार समझकर ही महाराजा की शरण में आया हूं। जीत सिंह, तुम्हारी पिछली कार्रवाई का बहुत सा हाल महाराज को मालूम हो चुका है। उस जमाने में इंदिरा को बचाने के लिए जो कार्रवाइयां तुमने की थी उनसे महाराज प्रसन्न है, खास करके इसलिए कि तुम्हारे हरेक काम में दबंगता का हिस्सा ज्यादा था और तुम सच्चे दिल से इंद्रदेव के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहे थे। मगर इस जगह एक बात का बड़ा ताज्जुब है। भूतनाथ, वो क्या? जीत सिंह, इंदिरा के बारे में जो जो काम तुमने किए थे वे इंद्रदेव से तो तुमने जरूर ही कहे होंगे। भूतनाथ, बेशक जो कुछ काम मैं करता था वो हमेशा ही इंद्रदेव से पूरा पूरा कह देता था। जीत सिंह, तो फिर इंद्रदेव ने दारोगा को क्यों छोड़ दिया? सजा देना तो दूर रहा, इन्होंने गुरु भाई का नाता तक नहीं तोड़ा। भूतनाथ, एक लंबी सांस लेकर और उंगली से इंद्रदेव की तरफ इशारा करके, इनके ऐसा भी बहादुर और मुरव्वत का आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। इनके साथ जो कुछ सलूक मैंने किया था उसका बदला भी अपने एक ही काम से इन्होंने ऐसा अदा किया कि जो इनके सिवाय दूसरा कर ही नहीं सकता था और जिससे मैं जन्म भर इनके सामने सिर उठाने लायक न रहा। अर्थात जब मैंने रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देने और कलमदान दे देने का हाल इनसे कहा तो सुनते ही इनकी आंखों में आंसू भर आए और एक लंबी सांस लेकर इन्होंने मुझसे कहा, भूतनाथ, तुमने ये काम बहुत ही बुरा किया। किसी दिन इसका नतीजा बहुत ही खराब निकलेगा। खैर, अब तो जो कुछ होना था हो गया। तुम मेरे दोस्त हो, अतः जो कुछ तुम कर आए उसे मैं भी मंजूर करता हूं और दारोगा को एकदम भूल जाता हूं। अब मेरी लड़की और स्त्री पर चाहे कैसी आफत क्यों ना आए और मुझे भी चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, मगर आज से दारोगा का नाम भी न लूंगा और न अपनी स्त्री के विषय में ही किसी से कुछ जिक्र करूंगा। जो कुछ तुम्हें करना हो करो और उस कमबख्त दारोगा से भले ही कह दो कि इन बातों की खबर इंद्रदेव को नहीं दी गई। मैं भी अपने को ऐसा ही बनाऊंगा कि दारोगा को किसी तरह का खुटका न होगा और वो मुझे निरा उल्लू ही समझता रहेगा। इंद्रदेव की बात मेरे कलेजे में तीर की तरह लगी और मैं ये कहकर उठ खड़ा हुआ कि दोस्त, मुझे माफ करो, बेशक मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब मैं दारोगा को कभी न छोड़ूंगा और जो कुछ उससे लिया है उसे वापस कर दूंगा। मगर इतना कहते ही इंद्रदेव ने मेरी कलाई पकड़ ली और जोर के साथ मुझे बैठाकर कहा, भूतनाथ, मैंने ये बात तुमसे ताने के ढंग पर नहीं कही है कि सुनने के साथ ही तुम उठ खड़े हुए। नहीं नहीं, ऐसा कभी ना होने पाएगा। हमने और तुमने जो कुछ किया और जो कहा सो कहा, अब उसके विपरीत हम दोनों में से कोई भी न जा सकेगा। सुरेंद्र सिंह, शाबाश। इतना कहकर सुरेंद्र सिंह ने गहरी मोहब्बत की निगाह से इंद्रदेव की तरफ देखा और भूतनाथ ने फिर इस तरह कहना शुरू किया, मैंने बहुत कुछ कहा मगर इंद्रदेव ने एक न माना और एक बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मगर इस बात का नतीजा ये निकला कि उसी दिन से हम दोनों दोस्त दुनिया से उदासीन हो गए। मेरी उदासीनता में तो कुछ कसर रह गई, मगर इंद्रदेव की उदासीनता में किसी तरह की कसर न रही। यही सबब था कि इंद्रदेव के हाथ से दारोगा बच गया और दारोगा इंद्रदेव की तरफ से मेरे कहे मुताबिक बेफिक्र रहा। सुरेंद्र सिंह, बेशक इंद्रदेव ने बड़े हौसले और सब्र का काम किया। गोपाल सिंह, दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं। जितने एहसान भूतनाथ ने इन पर किए थे सभी का बदला एक ही बात से चुका दिया। भूतनाथ गोपाल सिंह की तरफ देख के, कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह से इंदिरा ने अपना हाल किस तरह बयान किया था सो मुझे मालूम न हुआ। अगर ये मालूम हो जाता तो अच्छा होता कि इंदिरा ने जो कुछ बयान किया था वो ठीक है अथवा उसने जो कुछ सुना था वो सच था। गोपाल सिंह,
जहां तक मेरा ख्याल है, मैं कह सकता हूं कि इंदिरा ने अपने विषय में कोई बात ज्यादा नहीं कही, बल्कि ताज्जुब नहीं कि वो कई बातें मालूम न होने के कारण छोड़ गई हो। मैंने उसका पूरा पूरा किस्सा महाराज को लिख भेजा था, जीत सिंह की तरफ देखकर। अगर मेरी वो चिट्ठी यहां मौजूद हो तो भूतनाथ को दे दीजिए। उसमें से इंदिरा का किस्सा पढ़कर ये अपना शक मिटा ले। हाँ हाँ, वो चिट्ठी मौजूद है। इतना कहकर जीत सिंह उठे और अलमारी से वो किताब नुमा चिट्ठी निकालकर और इंदिरा का किस्सा बताकर भूतनाथ को दे दी। भूतनाथ उसे तेजी के साथ पढ़ गया और अंत में बोला, हाँ ठीक है। करीब करीब सभी बातें उसे मालूम हो गई थीं और आज मुझे भी एक बात नई मालूम हुई। अर्थात आखिरी मर्तबे जब मैं इंदिरा को दारोगा के कब्जे से निकाल कर ले गया था और अपने एक अड्डे पर हिफाजत के साथ रख गया था, तो वहां से एकाएक उसका गायब हो जाना मुझे बड़ा ही दुखदायी हुआ। मैं ताज्जुब करता था कि इंदिरा वहां से क्यों कर चली गई। जब मैंने अपने आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि वो कब निकलकर भाग गई, क्योंकि हम लोग कैदियों की तरह उस पर निगाह नहीं रखते थे, बल्कि घर का आदमी समझकर कुछ बेफिक्र थे। परंतु मुझे अपने आदमियों की बात पसंद न आई और मैंने उन लोगों को सख्त सजा दी। आज मालूम हुआ कि वो कांटा माया प्रसाद का बोया हुआ था। मैं उसे अपना दोस्त समझता था, मगर अफसोस, उसने मेरे साथ बड़ी दगा की। गोपाल सिंह। इंदिरा की जुबानी एक किस्सा सुनकर मुझे भी निश्चय हो गया कि माया प्रसाद दारोगा का हितु है, अतः मैंने उसे तिलिस्म में कैद कर दिया है। अच्छा, ये तो बताओ कि उस समय जब तुम आखिरी मर्तबे इंदिरा को दारोगा के यहां से निकालकर अपने अड्डे पर रखाए और लौटकर पुनः जमानिया गए, तो फिर क्या हुआ? दारोगा से कैसे निपटे और सरियों का पता क्यों न लगा सके? भूतनाथ। इंदिरा को उस ठिकाने रखकर जब मैं लौटा तो पुनः जमानिया गया, परंतु अपनी हिफाजत के लिए 5 आदमियों को अपने साथ लेता गया और उन्हें कब क्या करना चाहिए इस बात को भी अच्छी तरह समझा दिया, क्योंकि वे 5 आदमी मेरे शागिर्द थे और कुछ अय्यारी भी जानते थे। मुझे सरयू के लिए दारोगा से फिर मुलाकात करने की जरूरत थी, मगर उसके घर में जाकर मुलाकात करने का इरादा न था, क्योंकि मैं खूब समझता था कि वो दूध का जला छाछ फूंक के पीता होगा और मेरे लिए अपने घर में कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर रखा होगा। अगर अब की दिलेरी के साथ उसके घर में जाऊंगा तो बेशक फंस जाऊंगा, इसलिए बाहर ही उससे मुलाकात करने का बंदोबस्त करने लगा। खैर, इसी फेर में 10-12 दिन बीत गए और इस बीच में मुलाकात करने का कोई अच्छा मौका न मिला। पता लगाने से मालूम हुआ कि वो बीमार है और घर से बाहर नहीं निकलता। ये बात मुझे माया प्रसाद ने कही थी, मगर मैंने माया प्रसाद से इंदिरा के बारे में कुछ भी नहीं कहा और न राजा साहब, गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके, ही से कुछ कहा, क्योंकि दारोगा को बेदाग छोड़ देने के लिए मेरे दोस्त इंद्रदेव ने पहले ही से तय कर लिया था। अब अगर राजा साहब से मैं कुछ कहता तो दारोगा जरूर सजा पा जाता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि माया प्रसाद और दारोगा को इस बात का पता क्यों कर लग गया कि इंदिरा फलां जगह है। खैर, मुख्तसर ये है कि एक दिन स्वयं माया प्रसाद ने मुझसे कहा, गदाधर सिंह, मैं तुम्हें इसकी इत्तला देता हूं कि सरयू निस्संदेह दारोगा की कैद में है, मगर बीमार है। अगर तुम किसी तरह दारोगा के मकान में चले जाओ तो उसे जरूर अपनी आंखों से देख सकोगे। मेरी इस बात में तुम किसी तरह का शक न करो, मैं बहुत पक्की बात तुमसे कह रहा हूं। माया प्रसाद की बात सुनकर मुझे एक दफे जोश चढ़ाया और मैं दारोगा के मकान में जाने के लिए तैयार भी हो गया। मैं क्या जानता था कि माया प्रसाद दारोगा से मिला हुआ है। खैर, मैं अपनी हिफाजत के लिए कई तरह का बंदोबस्त करके आधी रात के समय कमंद के जरिए दारोगा के लंबे चौड़े और शैतान की आंत की सूरत वाले मकान में घुस गया और चोरों की तरह टोह लेता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें दारोगा एक गद्दी के ऊपर उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उस समय उसके बदन पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी, जिससे वो चुटीला मालूम पड़ता था, और उसके सिर का भी यही हाल था। दारोगा मुझे देखते ही चौंक उठा और आंखें चार होने के साथ ही मैंने उससे कहा, दारोगा साहब, मैं आपके मकान में कैद होने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि सरयू को देखने के लिए आया हूं, जिसके इस मकान में होने का पता मुझे लग चुका है। अतः इस समय मुझसे किसी तरह की बुराई करने की उम्मीद न रखिए, क्योंकि मैं अगर आधे घंटे के अंदर इस मकान के बाहर होकर अपने साथियों के पास ना चला जाऊंगा तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि गदाधर सिंह फंस गया, और तब वे लोग आपको हर तरह से बर्बाद कर डालेंगे, जिसका कि मैं पूरा पूरा बंदोबस्त कराया हूं।
इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हो गया और उसने हंसकर जवाब दिया, मेरे लिए आपको इतने कड़े प्रबंध की कोई आवश्यकता ना थी, और न मुझ में इतनी सामर्थ्य ही है कि आप जैसे अय्यार का मुकाबला करूं। मैं तो खुद आपकी तलाश में ही था कि किसी तरह आपको पाऊं और अपना कसूर माफ कराऊं। मुझे तो विश्वास है कि जब आप मेरा एक बड़ा कसूर माफ कर चुके हैं तो इसको भी माफ कर देंगे। गुस्से को दूर कीजिए, मैं फिर भी आपके लिए हाजिर हूं। मैं बैठकर और दारोगा को बैठाकर, कसूर माफ कर देने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, मगर आइंदा के लिए कसूर न करने का वादा करके भी आपने मेरे साथ दगा की, इसका मुझे जरूर बड़ा रंज है। दारोगा हाथ जोड़कर, खैर जो हो गया सो हो गया। अब अगर फिर कोई कसूर मुझसे हो तो जो चाहे सजा दीजिएगा, मैं उफ भी न करूंगा। मैं, खैर एक दफा और सही, मगर इस कसूर के लिए आपको कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। दारोगा, यद्यपि आप मुझे पहले ही पूरी तरह कंगाल कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए हाजिर हूं। मैं, 2,000 अशर्फी। दारोगा अलमारी में से एक थैली निकालकर और मेरे सामने रखकर, बस 1,000 अशर्फी को कबूल कीजिए। और मैं, मुस्कुराकर, मैं कबूल करता हूं और अपनी तरफ से ये थैली आपको देकर इसके बदले में सरयू को मांगता हूं, जो इस समय आपके घर में है। दारोगा, बेशक सरयू मेरे घर में है और मैं उसे अभी आपके हवाले करूंगा, मगर इस थैली को आप कबूल कर लीजिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा कसूर माफ नहीं किया। मैं, नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपका कसूर माफ कर दिया और खुशी से ये थैली आपको वापस करता हूं। अब मुझे सिवाय सरयू के और कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों में देर तक इसी तरह की बातें हुई और इसके बाद मेरी आखिरी बात सुनकर दारोगा उठ खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ दूसरे कमरे की तरफ ये कहता हुआ ले चला कि आओ, मैं तुमको सरयू के पास ले चलूं। मगर अफसोस की बात है कि इस समय वो हद दर्जे की बीमार हो रही है। खैर, वो मुझे घुमाता फिराता एक दूसरे कमरे में ले गया और वहां मैंने एक पलंग पर सरयू को बीमार पड़े देखा। एक मामूली चिराग उससे थोड़ी ही दूर पर जल रहा था। लंबी सांस लेकर, अफसोस, मैंने देखा कि बीमारी ने उसे आखिरी मंजिल के करीब पहुंचा दिया है और वो इतनी कमजोर हो रही है कि बात करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है। मुझे देखते ही उसकी आंखें डबडबा आईं और मुझे भी रुलाई आने लगी। उस समय मैं उसके पास बैठ गया और अफसोस के साथ उसका मुंह देखने लगा। उस वक्त 2 लौंडियां उसकी खिदमत के लिए हाजिर थी, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर रूमाल से उसके आंसू पोंछे और पीछे हट गई। मैंने अफसोस के साथ पूछा, सरयू, ये तेरा क्या हाल है? इसके जवाब में सरयू ने बहुत बारीक आवाज में रुककर कहा, भैया, क्योंकि वो प्रायः मुझे भैया कहकर ही पुकारा करती थी। मेरी बुरी अवस्था हो रही है, अब मेरे बचने की आशा न करनी चाहिए। यद्यपि दारोगा साहब ने मुझे कैद किया था, मगर मैं इनका एहसान मानती हूं कि इन्होंने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दी, बल्कि इस बीमारी में मेरी बड़ी हिफाजत की, दवा इत्यादि का भी पूरा प्रबंध रखा, मगर ये न बताया कि मुझे कैद क्यों किया गया। खैर जो भी हो, इस समय तो मैं आखिरी दम का इंतजार कर रही हूं और सब तरफ से मोह माया को छोड़ ईश्वर से लौ लगाने का उद्योग कर रही हूं। मैं समझ गई हूं कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो, मगर दया करके मुझे इसी जगह रहने दो और इधर उधर कहीं मत ले जाओ, क्योंकि इस समय मैं किसी अपने को देख माया मोह में आत्मा को फंसाना नहीं चाहती और न गंगा जी का संबंध छोड़कर दूसरी किसी जगह मरना ही पसंद करती हूं। यहां यो भी अगर गंगा जी में फेंक दी जाऊंगी तो मेरी सदगति हो जाएगी। बस यही आखिरी प्रार्थना है। एक बात और भी है कि मेरे लिए दारोगा साहब को किसी तरह की तकलीफ न देना और ऐसा करना जिसमें इनकी जरा बेइज्जती न हो। ये मेरी वसीयत है और यही मेरी आरजू है। अब श्री गंगा जी को छुड़ाकर मुझे नरक में मत डालो। इतना कह सरयू कुछ देर को चुप हो गई और मुझे उसकी अवस्था पर रुलाई आने लगी। मैं और भी कुछ देर तक उसके पास बैठा रहा और धीरे धीरे बातें भी होती रही, मगर जो कुछ उसने कहा उसका तत्व यही था कि मुझे यहां से मत हटाओ और दारोगा को कुछ तकलीफ मत दो। उस समय मेरे दिल में यही बात आई कि इंद्रदेव को इस बात की इत्तला दे देनी चाहिए। वो जैसी आज्ञा देंगे किया जाएगा। मगर अपना ये विचार मैंने दारोगा से नहीं कहा, क्योंकि उसे मैं इंद्रदेव की तरफ से बेफिक्र कर चुका था और कह चुका था कि सरयू और इंदिरा के साथ जो कुछ बर्ताव तुमने किया है उसकी इत्तला मैं इंद्रदेव को न दूंगा। दूसरे को कसूरवार ठहराकर तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा।
अतः मैं सरयू से दूसरे दिन मिलने का वायदा करके वहां से उठा और अपने डेरे पर चला आया। यद्यपि रात बहुत कम बाकी रह गई थी, परंतु मैंने उसी समय अपने खास आदमी को पत्र देकर इंद्रदेव के पास रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराए का लेकर दौड़ा दौड़ा चला जाए और जहां तक हो सके पत्र का जवाब लेकर जल्द ही लौट आवे। दूसरे दिन आधी रात जाते जाते तक वो आदमी लौट आया और उसने इंद्रदेव का पत्र मेरे हाथ में दिया। लिफाफा खोलकर मैंने देखा, उसमें ये लिखा हुआ था, तुम्हारा पत्र पढ़ने से कलेजा हिल गया। सच तो ये है कि दुनिया में मुझसा बदनसीब भी कोई ना होगा। खैर, परमेश्वर की मर्जी ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं। दारोगा के बारे में मैंने जो प्रतिज्ञा तुमसे की है उसे झूठ न होने दूंगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सब कुछ सहूंगा, मगर वहां जाकर बेचारी सरयू को अपना मुंह न दिखाऊंगा और न दारोगा से मिलकर उसके दिल में किसी तरह का शक ही आने दूंगा। हाँ, अगर सरयू की जान बचती नजर आवे या इस बीमारी से बच जाए तो उसे जिस तरह मुनासिब समझना मेरे पास पहुंचा देना, और अगर वो मर जाए तो मेरी जगह तुम बैठे ही हो, उसकी अंत्येष्टि क्रिया अपनी हिम्मत के मुताबिक करके मेरे पास आना। मेरी तबीयत अब दुनिया से हट गई, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, यदि कुछ कहना होगा तो तुमसे मुलाकात होने पर कहूंगा। आगे जो ईश्वर की मर्जी। तुम्हारा वही इंद्रदेव। इस चिट्ठी को पढ़कर मैं बहुत देर तक रोता और अफसोस करता रहा। इसके बाद उठकर दारोगा के मकान की तरफ रवाना हुआ, मगर आज भी अपने बचाव का पूरा पूरा इंतजाम करता गया। मुलाकात होने पर दारोगा ने कल से ज्यादा खातिरदारी के साथ मुझे बैठाया और देर तक बातचीत करता रहा। मगर जब मैं सरयू के पास गया तो उसकी हालत कल से ज्यादा खराब देखने में आई, अर्थात आज उसमें बोलने की भी ताकत न थी। मुख्तसर यह है कि तीसरे दिन बेहोश और चौथे दिन आधी रात के समय मैंने सरयू को मुर्दा पाया। उस समय मेरी क्या हालत थी सो मैं बयान नहीं कर सकता। अस्तु, उस समय जो कुछ करना उचित था और मैं कर सकता था उसे सवेरा होने के पहले ही करके छुट्टी किया। अपने ख्याल से सरयू के शरीर की दाह क्रिया इत्यादि करके पंचतत्व में मिला दिया और इस बात की इत्तला इंद्रदेव को दे दी। इसके बाद इंदिरा के लिए अपने अड्डे पर गया और वहां उसे न पाकर बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर मेरे आदमियों ने जवाब दिया कि हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं कि वो कब और कहाँ भाग गई। इस बात से मुझे संतोष न हुआ। मैंने अपने आदमियों को सख्त सजा दी और बराबर इंदिरा का पता लगाता रहा। अब सरयू के मिल जाने से मालूम हुआ कि उस दिन मेरी कमबख्त आंखों ने मेरे साथ दगा की और दारोगा के मकान में बीमार सरयू को मैं पहचान न सका। मेरी आंखों के सामने सरयू मर चुकी थी और मैंने खुद अपने हाथ से इंद्रदेव को ये समाचार लिखा था। इसलिए उन्हें किसी तरह का शक न हुआ और सरयू तथा इंदिरा के गम में ये दीवाने से हो गए। हर तरह के चैन और आराम को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उदासीन हो एक प्रकार से साधु ही बन बैठे। मुझसे भी मोहब्बत कम कर दी और शहर का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अंदर चले गए और उसी में रहने लगे। मगर ना मालूम क्या सोचकर इन्होंने मुझे वहां का रास्ता न बताया। मुझ पर भी इस मामले का बड़ा असर पड़ा, क्योंकि ये सब बातें मेरी ही नालायकी के सबब से हुई थी। अतएव मैंने उदासीन हो रणधीर सिंह जी की नौकरी छोड़ दी और अपने बाल बच्चों तथा स्त्री को भी उन्हीं के यहां छोड़ बिना किसी को कुछ कहे जंगल और पहाड़ का रास्ता लिया। उधर एक और स्त्री से मैंने शादी कर ली थी जिससे नानक पैदा हुआ है। उधर भी कई ऐसे मामले हो गए जिनसे मैं बहुत उदास और परेशान हो रहा था। उसका हाल नानक की जुबानी तेज सिंह को मालूम ही हो चुका है, बल्कि आप लोगों ने भी तो सुना ही होगा। अस्तु, हर तरह से अपने को नालायक समझकर मैं निकल भागा और फिर मुद्दत तक अपना मुंह किसी को न दिखाया। इधर जब जमाने ने पलटा खाया तब मैं कमलिनी जी से जा मिला। उन दिनों मेरे दिल में विश्वास हो गया था कि इंद्रदेव मुझसे रंज हैं, अतः मैंने इनसे भी मिलना जुलना छोड़ दिया। बल्कि यों कहना चाहिए कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती का उन दिनों अंत हो गया था। इंद्रदेव। बेशक यही बात थी। स्त्री के मरने की खबर सुनकर मुझे बड़ा ही रंज हुआ। मुझे कुछ तो भूतनाथ की जुबानी और कुछ तहकीकात करने पर मालूम ही हो चुका था कि मेरी लड़की और स्त्री इसी की बदौलत जहन्नुम चली गईं। अस्तु, मैंने भूतनाथ की दोस्ती को तिलांजलि दे दी और मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मगर इससे कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जुबान से दारोगा को माफ कर चुका था। इसके अतिरिक्त इसने मुझ पर कुछ एहसान भी जरूर ही किए थे, उनका भी मुझे ख्याल था। अस्तु, मैंने कुछ कहा तो नहीं, मगर इसकी तरफ से दिल हटा लिया और फिर
अपना कोई भेद भी इसको नहीं बताया। कभी कभी इसके साथ इधर उधर की मुलाकात हो जाती थी, क्योंकि इसे मैंने अपने मकान का तिलिस्मी रास्ता नहीं दिखाया था। अगर ये कभी मेरे मकान पर आया भी तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। यही सबब था कि इसे लक्ष्मी देवी का हाल मालूम न था। लक्ष्मी देवी के बारे में भी मैं इसे कसूरवार समझता था, और मुझे ये भी विश्वास था कि ये अपना बहुत सा भेद मुझसे छिपाता है, और वास्तव में छिपाता भी था। भूतनाथ इंद्रदेव से, नहीं, सो बात तो नहीं है मेरे कृपालु मित्र। इंद्रदेव, अगर ये बात नहीं है तो कलमदान, जिसे तुम आखिरी मर्तबे इंदिरा के साथ दारोगा के यहां से उठा लाए और मुझे दे गए थे, मेरे यहां से कैसे गायब हो गया? भूतनाथ मुस्कुराकर, आपके किस मकान में से वो कलमदान गायब हो गया था? इंद्रदेव, काशी जी वाले मकान में से। उसी दिन तो मुझसे मिलने के लिए वहां आए थे, और उसी दिन वो कलमदान गायब हो गया। भूतनाथ, ठीक है, तो उस कलमदान को चुराने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि मेरा लड़का नानक है। मैं तो यों भी अगर जरूरत होती तो आपसे वो कलमदान मांग सकता था। दारोगा की आज्ञानुसार लाडली ने रामभोली बनकर नानक को धोखा दिया और आपके यहां से कलमदान चुरवा मंगवाया। देखिए चंद्रकांता संतति, चौथा भाग, छठवां बयान। गोपाल सिंह, हाँ ठीक है, इस बात को तो मैं भी स्वीकारूंगा, क्योंकि मुझे इसका असल हाल मालूम है। बेशक इसी ढंग से वो कलमदान वहां पहुंचा था, और अंत में बड़ी मुश्किल से वो उस समय मेरे हाथ लगा जब मैं कृष्ण जिन्न बनकर रोहतासगढ़ पहुंचा था। नानक को विश्वास है कि लाडली ने रामभूली बनकर उसे धोखा दिया था, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। वो एक दूसरी ही अय्यारा थी जो रामभूली बनी थी। लाडली ने तो केवल एक ही दिन या 2 दिन रामभूली का रूप धरा था। जीत सिंह राजा गोपाल सिंह से, वो कलमदान आपको कहाँ से मिल गया? दारोगा ने तो उसे बड़ी ही हिफाजत से रखा होगा। गोपाल सिंह, बेशक ऐसा ही है, मगर भूतनाथ की बदौलत वो मुझे सहज ही में मिल गया। ऐसी ऐसी चीजों को दारोगा बहुत गुप्त रीति से अपने अजायब घर में रखता था, जिसकी ताली माया रानी से लेकर भूतनाथ ने मुझे दी थी। उस अजायब घर का भेद मेरे पिता और उस दारोगा के सिवाय कोई नहीं जानता था। मेरे पिता ही ने दारोगा को वहां का मालिक बना दिया था। जब भूतनाथ ने उसकी ताली मुझे दे दी, तब मुझे भी वहां का पूरा पूरा हाल मालूम हुआ। जीत सिंह भूतनाथ से, खैर ये बताओ कि मनोरमा और नागर का तुमसे क्या संबंध था? ये सवाल सुनकर भूतनाथ सन्न हो गया और सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। उस समय गोपाल सिंह ने उसकी मदद की और जीत सिंह की तरफ देखकर कहा, इस सवाल को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जमाना भूतनाथ का बहुत ही बुरा तथा अय्याशी का था। इसके अतिरिक्त जिस तरह राजा बीरेंद्र सिंह ने रोहतासगढ़ के तहखाने में भूतनाथ का कसूर माफ किया था, उसी तरह कमलनी ने भी इसका वो कसूर कसम खिलाकर माफ किया, और साथ ही उन ऐबों को छिपाने का बंदोबस्त कर दिया है। इसके जवाब में जीत सिंह ने कहा, खैर जाने दो, देखा जाएगा। गोपाल सिंह, जब से भूतनाथ ने कमलनी का साथ किया है, तब से इसने जो जो काम किए हैं उन पर ध्यान देने से आश्चर्य होता है। वास्तव में इसने ऐसे काम किए हैं जिनकी ऐसे समय हमें सख्त जरूरत थी। मगर इसका लड़का नानक तो बिल्कुल ही बोधा और खुदगर्ज निकला। ना तो कमलिनी के साथ मिलकर उसने कोई तारीफ का काम किया, और न अपने बाप ही को किसी तरह की मदद दी। भूतनाथ, बेशक ऐसा ही है, मैंने कई दफा उसे समझाया, मगर। सुरेंद्र सिंह गोपाल से, अच्छा, अजायब घर में क्या बात है जिससे ऐसा अनूठा नाम उसका रखा गया? अब तो तुम्हें उसका पूरा पूरा हाल मालूम हो ही गया होगा। गोपाल सिंह, जी हाँ, एक किताब है जिसे ताली के नाम से संबोधित करते हैं। उसके पढ़ने से वहां का कुल हाल मालूम होता है। वो बड़ी हिफाजत और तमाशे की जगह थी, और कुछ है भी, क्योंकि अब उसका काफी हिस्सा माया रानी की बदौलत बर्बाद हो गया। जीत सिंह, उस किताब यानी ताली की बदौलत माया रानी को भी वहां का हाल मालूम हो गया होगा। गोपाल सिंह, कुछ कुछ, क्योंकि उस किताब की भाषा वो अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी। इसके अतिरिक्त उस अजायब घर का जमानिया के तिलिस्म से भी संबंध है, इसलिए कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को वहां का हाल मुझसे भी ज्यादा मालूम हुआ होगा। जीत सिंह, ठीक है। सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर, आज यद्यपि बहुत सी नई बातें मालूम हुई हैं, परंतु फिर भी जब तक दोनों कुमार यहां ना आ जाएंगे, तब तक बहुत सी बातों का पता न लगेगा। सुरेंद्र सिंह, सो तो होगा ही, परंतु इस समय हम केवल भूतनाथ के मामले को तय करना चाहते हैं। जहां तक मालूम हुआ है,
भूतनाथ ने हम लोगों के साथ सिवाय भलाई के बुराई कुछ भी नहीं की। अगर उसने बुराई की तो इंद्रदेव के साथ या कुछ गोपाल सिंह के साथ, सो भी उस जमाने में जब इनसे और हमसे कुछ संबंध नहीं था। आज ईश्वर की कृपा से ये लोग हमारे साथ हैं, बल्कि हमारे अंग हैं। इससे कहा भी जा सकता है कि भूतनाथ हमारा ही कसूरवार है। मगर फिर भी हम इसके कसूरों की माफी का अख्तियार इन्हीं दोनों अर्थात गोपाल सिंह और इंद्रदेव को देते हैं। ये दोनों अगर भूतनाथ का कसूर माफ कर दें तो हम इस बात को खुशी से मंजूर कर लेंगे। हाँ, लोग ये कह सकते हैं कि इस माफी देने में बलभद्र सिंह को भी शरीक करना चाहिए था, मगर हम इस बात को जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इस समय बलभद्र सिंह को कैद से छुड़ाकर भूतनाथ ने उन पर, बल्कि सच तो ये है कि हम लोगों पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए अगर बलभद्र सिंह को इससे कुछ रंज हो तो भी माफी देने में वे कुछ उज्र नहीं कर सकते। गोपाल सिंह, इसी तरह हम दोनों को भी माफी देने में किसी तरह का उज्र न होना चाहिए। इस समय भूतनाथ ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और मेरे साथ मिलकर ऐसे अनूठे काम किए हैं कि जिनकी तारीफ सहज में नहीं हो सकती। इस हमदर्दी और मदद के सामने उन कसूरों की कुछ भी हकीकत नहीं, अतः मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं और सच्चे दिल से इसे माफी देता हूं। इंद्रदेव, माफी देनी ही चाहिए। जब आप माफी दे चुके तो मैं भी दे चुका। ईश्वर भूतनाथ पर कृपा करें, जिससे अपनी नेकनामी बढ़ाने का शौक इसके दिल में दिन दिन तरक्की करता रहे। सच बात तो यह है कि कमलनी की बदौलत इस समय हम लोगों को ये शुभ दिन देखने में आया, और जब कमलनी ने इससे प्रसन्न हो इसके कसूर माफ कर दिए तो हम लोगों को बाल बराबर भी उज्र नहीं हो सकता। जीत सिंह, बेशक बेशक। सुरेंद्र सिंह, इसमें कुछ भी शक नहीं। भूतनाथ की तरफ देखकर, अच्छा भूतनाथ, तुम्हारा सब कसूर माफ किया जाता है। इन दिनों हम लोगों के साथ तुमने जो जो नेकियां की हैं उनके बदले में हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना अय्यार बनाते हैं। इतना कहकर सुरेंद्र सिंह उठ बैठे और अपने सिरहाने के नीचे से अपना खास बेशकीमत खंजर निकालकर भूतनाथ की तरफ बढ़ाया। भूतनाथ खड़ा हो गया और झुककर सलाम करने के बाद खंजर ले लिया, और इसके बाद जीत सिंह, गोपाल सिंह और इंद्रदेव को भी सलाम किया। जीत सिंह ने अपना खास अय्यारी का बटुआ भूतनाथ को दिया। गोपाल सिंह ने वो तिलिस्मी तमंचा जिससे आखिरी वक्त माया रानी ने काम लिया था और जो इस समय उनके पास था, गोली बनाने की तरकीब सहित भूतनाथ को दिया, और इंद्रदेव ने यह कहकर उसे गले से लगा लिया कि मुझ फकीर के पास इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है कि मैं फिर तुम्हें अपना भाई बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं कि अब इस नाते में किसी तरह का फर्क न पड़ने पावे। इसके बाद दोनों आदमी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और भूतनाथ ने हाथ जोड़कर सुरेंद्र सिंह से कहा, आज मैं समझता हूं कि मुझसा खुशनसीब इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। बदनसीबी के चक्कर में पड़कर मैं वर्षों परेशान रहा, तरह तरह की तकलीफें उठाई, पहाड़ पहाड़ और जंगल जंगल मारा फिरा, साथ ही इसके पैदा भी बहुत किया और बिगाड़ा भी बहुत, परंतु सच्चा सुख नाम मात्र के लिए एक दिन भी न मिला और न किसी को मुंह दिखाने की अभिलाषा ही रह गई। अंत में न मालूम किस जन्म का पुण्य सहायक हुआ जिसने मेरे रास्ते को बदल दिया और जिसकी बदौलत आज मैं इस दर्जे को पहुंचा। अब मुझे किसी बात की परवाह न रही। आज तक जो मुझसे दुश्मनी रखते थे, कल से वे मेरी खुशामद करेंगे, क्योंकि दुनिया का कायदा ही ऐसा है। महाराज इस बात का भी निश्चय रखें कि उस पीतल की संदूकड़ी से महाराज या महाराज के पक्षपातियों का कुछ भी संबंध नहीं है, जो नकली बलभद्र सिंह की गठरी में से निकली है और जिसके बयान ही से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं उस भेद को भी महाराज से छिपाना नहीं चाहता। हाँ, ये अच्छा है कि सर्वसाधारण में वो भेद न फैलने पाए। मैंने उसका कुछ हाल देवी सिंह से कह दिया है। आशा है कि वे महाराज से जरूर अर्ज करेंगे। जीत सिंह, खैर उसके लिए तुम चिंता न करो, जैसा होगा देखा जाएगा। अब अपने डेरे पर जाकर आराम करो। महाराज भी आज रात भर जागते ही रहे हैं। गोपाल सिंह, जी हां, अब तो नाम मात्र को रात बच गई होगी। इतना कहकर राजा गोपाल सिंह उठ खड़े हुए और सबको साथ लिए हुए कमरे के बाहर चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।